अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उर्दू वीडियो को लेकर यानी इल्म रियाज़ी को उर्दू में जो पेश किया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर आफ़ियत से होते हुए इस वीडियो को बग़ौर समाअत और इसको जो है देखेंगे। आज मेरा जो मौज़ू है वो मौज़ू है सही आदात और मुबादियात। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता दिया था कि आदात के निज़ाम के अंदर कौन से आदात आते हैं। एक जो है फ़ितरी आदात, दूसरा जो है सालिम आदात, तीसरा जो है सही आदात, चौथा है माक़ूल आदात। ये तमाम आदात के निज़ाम का एक हिस्सा है। तो सही आदात वो आदात है जिसके अंदर तमाम मुस्बत, तमाम मनफी आदात और सिफर के साथ पेश किया जाता है। जैसे कि मेरे ख़ास अपना एक वीडियो जो इस मौज़ू पर, इस टॉपिक पर ही मैंने बनाया था कि सही आदात और ख़त अददी की जो है नमूना। ख़त अददी पर जो भी आदात को जो है नुमाया किया जाता है, जो भी आदात की निशानदही या पेश किया जाता है, वो क्या है? यही सही आदात है, यानी मुनफी आदात, मस्बत आदात और जो है सिफर के साथ। तो आज हम चंद मुख्तसरन सही आदात और उसकी मुबादियात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मुबादियात से क्या? वो अमाल या वो अमल जो इल्म रियाज़ी के अंदर इस्तेमाल होता है। कौन से अमाल हैं? अमल की जमा अमाल। तो पहला अमल है जमा का, जिसको हम एडिशन कहते हैं, जमा का अमल। दूसरा क्या है? तफरीक, जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा क्या है? ज़रब, जो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। चौथा जो है तक़सीम। ये चार मुबादियात हैं और ये चार में आपको मैं मंतकी तौर पर बआसानी से समझाऊं, सही मानों में सिर्फ दो ही है, ज़रब और तक़सीम ही है जो बुनियादी तौर पर। क्योंकि ज़रब क्या है? जमा की मुख्तसर तरीन सूरत हाल है, और जो है तक़सीम क्या है? तफरीक की मुख्तसर तरीन सूरत है। ज़रब जमा की मुख्तसर तरीन सूरत का नाम है और तक़सीम जो है तफरीक की मुख्तसर तरीन सूरत का नाम है। ठीक है, आइए हम इन मुबादियात को सही आदात पर जो है जांचें। सही आदात क्या है? सही आदात जिसको Z से पेश किया जाता है, सिफर, मुस्बत 1 मनफी 1, मुस्बत 2 मनफी 2, मुस्बत 3 मनफी 3, मुस्बत 4 मनफी 4, मुस्बत 5 मनफी 5 वगैरह वगैरह, लामहदूद, जिसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। ठीक है, अब हम पहला ये जो है अमल को इसके ऊपर हम जो है इस्तेमाल करेंगे। जमा। देखो यहाँ पर जो है मैं एकसा अलामत वाले आदात लेता हूँ, जैसे कि जमा 5, जमा 3, जमा 2, जमा 4। ये पूरे के पूरे एकसा अलामत रखते हैं, जिसको हम बराह रास्त क्या करेंगे? इसको बराह रास्त जमा करेंगे। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 भी और 5 14। तमाम की जो है अलामतें एकसा हैं, प्लस 14 या मुस्बत 14 हो गया। अब इसी तरीके से मनफी 5, मनफी 3, मनफी 2, मनफी 4, यहाँ पर भी जो क्या है? एकसा अलामतें हैं। एकसा अलामतें जब कभी आ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? मुबादियात के अंदर जमा करते हैं। 4 में 2 6, 6 में 3 9, 9 में 5 मनफी 14। तो ये क्या हो गया? एक बात का ये आसान है, पर हर बुनियादी और आसान चीज़ ही हमारे लिए जो आगे जिसकी वसीतर सूरत बनती है वो आसानी से ही शुरू होती है। जैसे कि हमें याद रखना चाहिए और तलबा को भी हम जमात के अंदर इस बात से वाक़फियत कराएं और उनको आगाह कराएं कि एक्सा अलामत को बराह रास्त जमा करना है। लाइक साइंस आर डायरेक्ट एडेड डायरेक्टली, लाइक साइंस आर एडेड डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ तमाम प्लस है, इसको बराह रास्त डायरेक्टली ऐड कर दिए, और जहाँ यहाँ तमाम माइनस है, इसको तफरीक नहीं बराह रास्त जमा किए। याद रखिए, एक्सा अलामत कभी तफरीक नहीं होती, एक्सा अलामत सिर्फ जमा होती है, चाहे वो मनफी हो चाहे वो मुस्बत हो। मैं फिर से दोहराता हूँ अपने इस नुक्ते को, एक्सा अलामतें कभी भी जो है सब्ट्रैक्ट या जो है उसके अंदर निकलते नहीं, कटते नहीं, बल्कि वो जमा होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की सूरत हाल देखें हमें क्या है। जैसे कि तमाम मजमूई तौर पर
مثبت 7 منفی 8 مثبत 9 مثبت 11 اور جو ہے مثبت 12 منفی 17. بچوں کو اس طریقے کے جو ہم صحیح عادات پیش کرتے ہیں، بچوں کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے، بچے صرف اس چیز سے واقف اور اس چیز سے جانکاری رکھتے ہیں کہ یا تو وہ صرف جمع کے لیے صرف 2 عدد کا استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 دیے گئے 2 عدد کا استعمال کرتے ہیں، یا تفریق کے لیے صرف 2 عدد کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کو اتنے جو ہے کثیر عدد سے جو مختلف علامتیں رکھتے ہیں اس کی جانکاری بہت ہی کم یا نہ کے برابر ہوتی ہے. تو اب اس کو کیسا کریں؟ مختلف بہت سارے عدد مختلف علامتیں رکھتے ہو، جیسے کہ مثبت اور منفی علامت رکھتے ہو، تو اس کا ایک سادہ سا آسان طریقہ یہ ہے. وہ کیا ہے طریقہ کار کہ ہم یہاں پر دیکھیں کہ صرف 2 علامتیں ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. تمام مثبت کو ایک جانب جوڑیں اور تمام منفی کو بھی ایک جانب جوڑیں. اچھا، اس کے اندر مثبت کون سی ہے؟ 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 12 ہے. تمام کو ایک جانب جوڑیں، مثبت 7 مثبت 9 مثبت 11 اور مثبت 12. اب یہ جو تمام یکساں علامتیں ہیں اس کو براہ راست ہم جمع کریں، 2 جمع 1 3 اور 12 یہ 19 اور یہ کیا ہوا 29. تو مثبت 29 کہلایا ہے. کیا کہلایا ہے؟ مثبت 29. 9 اور 7 16 17 19 کا ایک تو جو ہے معذرت چاہتا ہوں مثبت 39 کہلایا. یہ مثبت کیا کہلایا؟ 39 کہلایا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہم منفی کو ایک جانب لے لیں، مائنس یعنی منفی 17 اور جو ہے منفی 8. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یہ بھی یکساں علامتیں ہیں، منفی 25. ٹھیک ہے. جب جا کر تفریق کی صورت بنتی ہے، یعنی مثبت 1 اور منفی 1، جب ایک غیر یکساں علامت، جب ایک مختلف علامتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے تو تبھی جا کر کیا ہوتا ہے، تفریق کی صورت حال بنتی ہے. جیسے کہ مثبت 39 اور منفی 25. 9 سے 5 نکل گیا، 4 3 سے 2 نکل گیا 1. اب یہاں پر بچوں کو ایک خاص واقفیت کرانے کی ضرورت یہ ہے کہ جب 2 مختلف علامتیں، جب 2 مختلف الگ علامتیں آتے ہیں تو ایک میں سے ایک نکل جائے تو ہم کس علامت کو یہاں پر ظاہر کریں. تو بالکل آسان سے ہے، جو عدد بڑا ہوتا ہے اسی کی علامت کٹ کر آگے نکلتی ہے. جیسے کہ مثبت 39 اور منفی 25، تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ مثبت 14 یا پلس 14. یہ آسان سی بات ہے، دیکھنے میں آسان نظر آتا، لیکن جہاں تک میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہائی اسکول کی جماعت کے اندر بھی طلباء اس کے اندر بہت ہی کمزور معلومات اور معیار رکھتے ہیں. بہت سارے طلباء اس کے اندر بہت ویک اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، جس کو ڈیفرنٹ یا ان لائک سائنس کہتے ہیں، مختلف علامتوں کو کیسے اس کو جو ہے حل کیا جائے. اب چلیں، یہ جمع اور کیا تفریق کا حال ہوگا. اب تھوڑا ہم اس کے متعلق ضرب کی بھی جانچ کریں. صحیح اعداد پر ضرب کی جانچ. دیکھو یہاں پر منفی 2 ضرب منفی 3 ضرب منفی 4 ضرب منفی 5، تمام کے تمام منفی اعداد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے منفی جو کیا ہے، کتنے منفی علامتیں ہیں؟ 1 2 3 4. جب کسی بھی منفی علامت کی تعداد، نیگیٹو سائن کی جو ہے تعداد اگر جفت عدد میں آ جائے، یعنی ایون میں آ جائے، 2 منفی ہو یا 4 منفی ہو یا 6 منفی ہو یا 8 منفی ہو، جو بھی منفی علامت اگر جفت کی تعداد میں ہے تو آپ اس کو براہ راست مثبت بول کر لکھ دیجئے گا. براہ راست مطلب ڈائریکٹلی. اگر نیگیٹو سائنس جو ہے ایون نمبر میں ہے، ایون نمبر سے کیا مراد؟ 1 2 3 4 4 جو ہے منفی ہیں، 4 نیگیٹو سائنس، 4 کیا ہے؟ ایون ہے، تو ڈائریکٹلی آپ اس کو مثبت بتا دیجئے. اب اس کے بعد تو تم عدد کا ضرب بآسانی سے کر لو. 2 3 6 6 24 24 50 کتنا ہوا؟ 120. تو مثبت 120. یہ آسانی سے ہے. اب سمجھو اسی طریقے سے مثبت 3 ضرب مثبت 7 ضرب
माफ़रत चाहता हूँ, -3 ज़रब -7 ज़रब -4, ठीक है। अब यहाँ मनफी की जो है कितने अलामतें हैं, 3 हैं। 3 क्या है, ताख। अगर कोई भी मनफी अलामत ताख की तादाद में हो, अगर कोई भी मनफी अलामत ताख की तादाद में हो तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मनफी है जब उसको ज़रब किया जाता है। अगर मनफी अलामतों को ताख की तादाद में ज़रब किया जाता है तो मनफी है। 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, मनफी 84। ऊपर क्या देखें हमें, माज़रत चाहता हूँ, यहाँ पे मनफी अलामत जो है जुफ्त की तादाद में है तो कितने, 1 2 3 4, तो ये मुस्बत कहलाया और ये मनफी कहलाया। तो इसको अच्छी तरह से याद रखें। हम जब कभी, ये तो बहुत सादा सा जो है क्या है, हमारे को एक मनफी अलामतों की एक जदुल बना दिए गए, टेबल कहते हैं। प्लस ज़रब प्लस मसावी प्लस, माइनस ज़रब माइनस मसावी प्लस, प्लस ज़रब माइनस मसावी माइनस, माइनस ज़रब प्लस मसावी माइनस। तो यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे 2 मुस्बत 2 मनफी, एक मुस्बत मनफी, एक मनफी और मुस्बत। अब हम इसके अलावा भी, इससे हटकर भी हम क्या कर सकते हैं, बआसानी से ये समझ सकते हैं कि पहले गिनती कर लेना कि वो मनफी है या मुस्बत है। अगर मुस्बत का तो सवाल ही नहीं आता, मुस्बत चाहे ताक में हो, मुस्बत चाहे जुफ्त में हो, वो तो मुस्बत ही कहलाता है। मनफी के लिए इसका खास ख्याल रखना होगा कि अगर मनफी अलामतें जुफ्त की तादाद में हैं, चाहे वो 2 में है, 4 में है, 6 में है, तो वो पूरे बराह रास्त मुस्बत ही कहलाएंगे। अगर मनफी अलामतों की तादाद ताक में है, चाहे वो 1 में हो, चाहे 3 में हो, 5 में हो, 7 में हो, वो सीधे बराह रास्त मनफी ही कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है इसको तकसीम पर भी देखें, इसका अमल क्या कहलाता है। तकसीम पर अमल बआसानी से देखिए, मुस्बत को तकसीम मुस्बत से करें तो मुस्बत ही है, मनफी को तकसीम अगर मनफी से करें तो भी मुस्बत है, अगर मुस्बत को मनफी से तकसीम करें तो मनफी, अगर मनफी को मुस्बत से तकसीम करें तो मनफी। इसका ज़रब का ही अमल यहाँ पर तकसीम में बताया गया है, ज़रब का ही अमल यहाँ पे क्या है, तकसीम में बताया गया है। अब इसके लिए भी हमें एक हिकमत अमली बनाएंगे, वो क्या है, जैसे कि मैं बताया कि जुफ्त तादाद अगर मनफी में, अगर मनफी जुफ्त तादाद में हो तो मुस्बत, अगर मनफी जो है ताक तादाद में हो तो वो जो है नहीं मनफी होती है। तो अब यहाँ पर इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर भी इसी चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखना होगा। यहाँ मुस्बत बटे मुस्बत मुस्बत, मनफी बटे मनफी मनफी। तो इसके लिए हमें ये ख़ास करना चाहिए कि ऊपर वाली अलामत और नीचे वाली अलामत में जो कट रहा है, जो उसको तकसीम कर रहा है, वो निकाल कर अगर मुस्बत मुस्बत बना या मनफी मनफी बना तो समझो बआसानी से वो क्या है, मुस्बत ही कहलाएगा। यहाँ पर यकसा अलामतें यकसा मुस्बत को बनाएंगे, यहाँ पर गैर यकसा अलामतें मनफी को बनाएंगे। ये रहा हमारा मुबादियात का और सही आदात का अमल। चलिए मैं अब मुख्तसर आपको जो है ख़त अददी के तरफ ले जाऊँगा। ख़त अददी वो चीज़ है जिसको हम माखूल आदात भी उसके ऊपर बआसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि सिफर दरमियानी, मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5, मुस्बत 6, मुस्बत 7 वगैरह। और इसी तरह से मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6 और मनफी 7। तो इसका एक ख़ास ख्याल ये रखना होगा, इसका ख़ास ध्यान ये रखना होगा कि ख़त अददी पर दाएं जानिब तमाम मुस्बत आदाद लिखे जाते हैं और बाएं जानिब जो है तमाम मनफी आदाद लिखे जाते हैं। अगर हम सिफर से दाएं तरफ दाएं सिमत में चलें तो तमाम के तमाम हमें हर एक इकाई मुस्बत में तब्दील होगी। अगर दाएं जानिब से हम सिफर की तरफ आए, यही मुस्बत जाकर क्या होगा, मनफी में तब्दील होगा। इसी तरीके से अगर हम सिफर से बाएं की जानिब निकल चलें या बाएं की जानिब लिखते चलें या बढ़ें तो हमें हर एक मनफी अलामत हासिल होगी। और बाएं से अगर हम सिफर की तरफ सिमत में आए तो वही मनफी जो है मुस्बत में तब्दील होगा और इधर मुस्बत जो है मनफी में तब्दील होगा। ये हमारा एक सादा सा अमल है, इस सादे सी चीज़ को आप बआसानी से ध्यान रखें।
یہ رہا ہمارے جو صحیح اعداد اور مبادیات پر جو ہے مبنی آج کی جو ہے اس ویڈیو میں. اور آپ لوگوں سے پھر سے میری گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کسور اور کسور پر مبادیات کا عمل یعنی کسروں کی جمع جس کو ہم کسور کہتے ہیں، اشاریہ اعداد یعنی 1/10، 1/100، 1/1000، جہاں تک کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اس کو بآسانی سے ظاہر کر سکتے ہیں. اور رہا سوال کہ بین الاقوامی نظام میں یہ بھی اگلے آنے والے ویڈیو